हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऑफिस आके खुद ही इंजू ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मिस्टर बाईजून से माफ़ी मांग ली थी। इधर वो तो उन्हें ये भी झूठ बोलता है कि वो सब तो मैंने अपने डैड के कहने में ही आके किया था। अब ये अंकल तो इतने काइंड होते हैं कि उसे माफ़ ही कर देते हैं। वो स्पेशल जॉब करने ही इधर आया था तो वो उसे रख ही लेते हैं। जैन जून से रिश्ता तोड़ के फिर से याओ के पीछे ही पड़ी होती है, पर उसके दिल में जस्ट शिन थी। उसके अलावा वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला था। इस बात से वो दुखी हो जाती है। घर जाके इमोशनल ही हो गई थी और अब वो फिर याओ के पीछे भागने का छोड़ के शिन को मज़ा चुकाने का डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे याओ एक एक्सपर्ट को लेके यू का ट्रीटमेंट करवाने घर ही पहुंचा होता है। यू साफ मना कर देता है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह अब उसे कहता है कि ठीक है, तुम फ्यूचर में शिन का ख्याल नहीं रख पाओगे तो मैं खुद ही उससे शादी कर लूँगा। अब तो तुम मुझे चांस दे रहे हो। ये सुन के वो फ़ौरन से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान ही जाता है। अब जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली फिर टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जैन ने एक अनाउंसमेंट करनी थी, वो याओ को डिनर करके ही जाने को कहती है। अब फाइनली वो टाइम भी आ चुका था। वो अब सबको इन्फॉर्म करती है कि मैंने याओ के पीछे अब भागना छोड़ दिया है। वो चाहे जो करता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसके फेस से दर्द तो सबको साफ दिखाई दे रहा था। मॉम भी उसे लेके इमोशनल हो जाती हैं। यू को अपनी टेंशन हो गई थी कि अब जैन ने याओ पे गिव अप कर दिया है तो शिन भी कहीं मुझसे ब्रेकअप करके याओ के पास ही ना चली जाए। वो उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जैन को जून ने बता दिया था कि तुम असल में मेड की बेटी हो। बचपन में तुम दोनों की प्लेसेस बदल चुकी थी। वो अब नहीं चाहती थी कि इस सच का किसी को भी पता चले। जाहिर है उसे सारी आसाइशें छोड़नी थोड़ी ही ना थी। जून भी कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें बदले में वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। डैड ने शिन को ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन दे दी थी। वो तो एक प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी याओ और शिन दोनों को ही देते हैं। अब एक साथ काम करते करते दोनों फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। याओ तो उसका अब फिर से यहाँ पर बहुत ही ख्याल रखता है। दोनों के ही दिन वर्क के लिए ऑफिस ही रहते हैं। फाइनली इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। डैड को इसे अप्रिशिएट करते देख के जैन बहुत जेलस फील करती है। दोनों ही फिर वहाँ से जाने लगे थे। अब ठंड से बचने के लिए याओ इसे अपना कोट भी पहना देता है। बाद में ये देख के यू अपसेट हो जाता है कि इसका मतलब शिन अभी तक उसे भुला नहीं पाई है। जून ने हर हाल में इस जहन को एक फाइल पे डैड के साइन करवाने का कह दिया था। अब वो भला उसे कहाँ इनकार कर सकती थी। ऑब्वियसली वो फिर ऐसा ही करती है और उन्हें शक भी नहीं होने देती। पर स्टैंप लगाना तो वो भूल चुकी थी। दोनों ही वापस ऑफिस जाके ये काम मिलके करने का सोचते हैं। घर जाते हुए डैड को याद आता है कि मैं ऑफिस में कुछ भूल गया हूँ। शिन को फिर बाहर बिठाकर वो खुद ही अंदर चले जाते हैं। ये दोनों भी इधर आ चुके थे। अब वो जैन को जब इसकी असलियत याद कराने की कोशिश कर रहा होता है तो ये बात डैड भी बाहर खड़े सुन लेते हैं और साथ में इन्हें खुद को धोखा देते हुए भी वो तो जाहिर सी बात है देख ही चुके थे और अचानक सदमे से बेहोश होकर गिर ही जाते हैं। जैन को तो उसे उनकी हेल्प करने तक भी नहीं देता। शिन जो उन्हें देखने आई थी फौरन से अब भी एम्बुलेंस बुला लेती है और फिर वो उन्हें हॉस्पिटल ही एडमिट करवा चुकी थी। इसके बाद से डैड तो बिल्कुल बोलने से भी जाते हैं। अब खैर किसी को क्या सच्चाई का पता चलता। जैन उन्हें इस हालत में देख के सैड तो हो गई थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अचानक जी ने कॉल करके याओ को मिलने के लिए बुलवाया था कि मुझे कुछ बताना है। उसे जून के घर से शिन और जैन की डीएनए रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। न सिर्फ उसे बल्कि याओ को भी अब पता चल जाता है कि मिस्टर बाईजून की असल बेटी शिन ही है। वो उसे लॉकेट भी दिखा देती है। अब फिर भी मज़ीद कंफर्म करने के लिए ये मॉम के पास पहुंचा होता है। वो भी इसे सारी स्टोरी का बता देती हैं कि कैसे बचपन में एक इंसिडेंट की वजह से ये सब हो गया था। शिन जो घर आई थी बाहर खड़ी इनकी सारी बातें सुन लेती है। वो तो इमोशनली हो गई थी कि अच्छा, इसी वजह से मॉम हमेशा उसकी साइड लेने की बजाय जैन की लेती थी। आखिर को वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी जो नहीं थी। उसे जाते देख के याओ रोकने की कोशिश करता है और साथ में शिन को तसल्ली भी देने लगा था। डैड बेचारे जैन के सच्चाई का बता ही नहीं पा रहे होते।
मॉम ने तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सारी कंपनी के शेयर्स जेन के नाम करने का सोच लिया था। जेन को जब पता चलता है कि शिन को सारी सच्चाई का मालूम हो चुका है, वो मॉम को उसे ये बात किसी को ना बताने पर कन्विंस करने को कहती है और साथ में इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल भी करने लगी थी। अपनी बेटे की खातिर वो जाके शिन के पाँव ही पड़ने लगी थी कि प्लीज़ इस सब का तुम घर में किसी को ना बताना, बस एक आखिरी फेवर कर दो। आखिर को मैंने तुम्हें 20 साल पाला जो है, वो भी फिर मान ही जाती है। याओ ने तो शिन को किसी दूसरी जगह ले जाने का सोच लिया था, क्या फिर इसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। जाने से पहले वो एक दफ़ा घर ज़रूर आती है, पहले मॉम से मिलती है, उसके बाद डैड के रूम में ही चली गई थी। वो भी जानती थी कि उनकी ये हालत जैन की वजह से हुई है, पर क्या करती, किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। उसका मन भी जैन के हाथों इन्हें छोड़ के जाने से डर ही रहा था, इसलिए फिर टाइम आने पे वो मुकर ही जाती है और भाग के सबको सच बताने ही पहुंची होती है कि जैन आपकी सगी बेटी नहीं है। एविडेंसेस ना होते हुए उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। मॉम से पूछने पे वो भी कह देती हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसे बस आप लोगों की दौलत से ही लालच है और कुछ नहीं। ये बेचारी तो अपना सा मुंह लेके वहाँ से जाने लगती है। आज तो मॉम की वजह से वो बहुत ही निराश हो चुकी थी। याओ को भी बिना बताए कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद डैड की हालत और ही ख़राब हो जाती है। याओ को शिन का कोई अता पता नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो गया था कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ। मॉम ने अब बिना सोचे समझे सारे शेयर्स जहन के नाम कर दिए थे। अब सब कुछ हाथ में आते ही वो जून को भी कोई भाव नहीं देती, वो इसे सबक सिखाने का सोचता है। यूई को जब से शिन के गायब होने का पता चला था, वो भी दुखी हो जाती है कि वो भला कहाँ जा सकती है। अब साथ में याओ ने तो उनकी सारी सच्चाई का इसे भी बता ही दिया होता है, वो और टेंशन में आ जाती है। जैन ने मॉम को भी घर से निकाल दिया था कि मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे एम्बेरसमेंट होती है। वो इसे उनके साथ ऐसा ना करने को कहती हैं, पर ये नहीं मानती। बैठे बैठे रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। मॉम तो सारी की सारी भीगी जाती हैं। जब जू की नज़र इन पे पड़ती है तो वो अब फिर उन्हें लेके याओ के घर ही आ चुका था। वो अब शिन को कॉल करके इस सब का बताने का सोचता है, पर वो पिक नहीं करती। यूई ने फिर भी मैसेज करके उसे इस सब का बता ही दिया था। अब मॉम की तबीयत खराब होने का सुन के वो उन्हें देखने आ जाती है। याओ उसे हक कर लेता है कि प्लीज़ अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। ड्यू को भी एविडेंसेस इन्होंने दिखा के कंफर्म कर दिया था कि शिन उसकी एक तरह से सिस्टर ही है। अब तो वो उस पर गिव अप करने का सोच लेता है। खैर घर आके वो सब कुछ उसने मॉम को भी दिखा दिया था। अब इतने सबूत देख के वो कैसे यकीन ना करती। अब जब उन्हें ये पता चलता है कि डैड की इस कंडीशन की जिम्मेदार जैन है, कि वो जून के साथ मिलके उन्हें धोखा दे रही थी, तो वो उसे थप्पड़ी मार देती हैं। साथ में शिन का सोच के इमोशनली हो जाती हैं कि इतने अरसे से मैं अपनी बेटी शिन को ही गलत समझ के उस पर जुल्म करती रही। होश में आते ही अपने किए शिन के साथ बैड बिहेवियर पर मॉम उससे सॉरी बोलती हैं, लेकिन अभी वो उन्हें माफ़ नहीं करने वाली थी। जैन के साथ जून ही गद्दारी कर गया था, उससे सब कुछ छीन के अपने नाम ही करवा चुका होता है। वो अब क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं। इस वक्त सबको उसने इतना हर्ट किया था कि ये किसी की हेल्प लेने का सोच भी नहीं सकती। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मॉम डैड शिन से मिलने घर आते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो वो वहाँ पर नहीं थी। जैन के साथ हुए धोखे का याओ को भी पता चल चुका था। उसे उसके लिए बैड फील होता है। वो अपने भाई को हर हाल में सबक सिखाने का सोचता है। मॉम को जैन की फिक्र होने लगी थी। वो याओ के साथ मिलकर फिर उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। जैन ने इस सब से तंग आके सुसाइड करने का ही प्लान बना लिया था। ऊपर से ये लोग जाके उसे रोकते हैं। उसका इतना कुछ करने पर भी ये उसे माफ़ करके अपनाने को तैयार थे कि जो होना था सो हो गया, तुम बस अब सारे बुरे काम छोड़ दो। वो भी इनका कहना मान के फिर मोम को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को हगी कर लेते हैं। जी को बुला के याओ ने उसके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि जून ने तो अब बहुत हद ही कर दी है, उसे सबक सिखाना तो बनता ही है। इसके कहने पर वो जून को लेके बाहर जाती है। पीछे से ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने उनके घर आ चुका था। जून बड़ा सियाना होता है, वो इनकी चाल समझ ही चुका था। वो बिना जाने कि जी के पेट में उसका बच्चा है, उसे जब धक्का देता है तो इस तरह वो बेचारी अपने बच्चे को ही खो बैठी थी। उसका भाई जून की दुर्गति बना देता है, तुम बहुत जालिम हो। एक उनकी रिलेशनशिप को बरकरार रखने का वाहिद एक वही तो जरिया था जो कि जून अब खो ही चुका था।
ये ने उससे ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लिया होता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। जून के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे। अपने सारे करतूतों की सजाएं भुगतने उसे अब जेल ही जाना था। जाते वक्त वो अपने भाई से अपोलोजाइज भी करता है और ये भी कि मेरे बाद मॉम डैड और जी का ख्याल रखना। जैन ने मॉम के साथ मिलके होम टाउन जाने का सोचा था। जाते हुए वो तो यहाँ पर याओ को हक भी कर लेती है। मॉम ने उसे शिन को एक गिफ्ट देने को कहा था कि ये तुम दोनों की शादी का है। उन्हें जाते देख के आखिरकार शिन का दिल भी पिघल ही जाता है और वो यहाँ पर मॉम को हक कर लेती है और साथ में उन्हें माफ़ भी कर चुकी थी। अब तो फिर दोनों की नाराज़गी ख़त्म ही हो चुकी होती है। शिन और याओ फाइनली अब इकट्ठे हो ही चुके थे। यू को पता चलता है कि आए दिन यूई उसकी फ़िक्र में हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती है। वो भी अब की बार उसे निराश थोड़ी ही ना कर सकता था एंड उसे अपनाने को यहाँ पर तैयार हो जाता है। इस बात से वो बहुत खुश होती है। घर पे मॉम को शिन ने कंपनी फ़िलहाल याओ के डैड को देने का कह दिया था कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वही बेहतर संभालेंगे जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते। वो भी फिर मान ही जाती हैं कि उनकी बेटी जो कह रही है सही तो है कि और याओ के रिलेशनशिप को लेके वो भी अब बहुत ही खुश थी एंड अपनी बेटी को लॉकेट भी पहना देती हैं। ये फैमिली तो एकदम परफेक्ट ही बन चुकी थी और साथ में बहुत खुश भी दिखाई दे रही होती है। कुछ अरसा बाद याओ जब शिन को गुड न्यूज़ देता है कि जेन ने होम टाउन में ना सिर्फ अपना न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है बल्कि मॉम ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का सेटअप भी कर दिया हुआ है। उसे उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली ये दोनों भी अपनी शादी का सोचने ही लगे थे और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।